क्या आपने कभी मार्केट गिरते हुए देखा है और डर के मारे अपना इन्वेस्टमेंट निकाल लिया? क्या हर बार ये सोचकर बेच दिया कि कहीं सब कुछ खोना बैठूं? अगर हाँ, तो आप अकेले नहीं हो। हर इन्वेस्टर, चाहे नया हो या पुराना, कभी ना कभी शॉर्ट टर्म फियर का शिकार जरूर बनता है। लेकिन असली सवाल यह है, क्या इस डर की कोई दवा है? क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम मार्केट के ऊपर फनीश होने के बावजूद अपना पेशेंस और कॉन्फिडेंस बनाए रख सके? तो भाई, आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे फाइनेंशियल ट्रूथ की जो ना सिर्फ आपकी इन्वेस्टिंग गेम बदल देगा, बल्कि आपकी सोच को भी लॉन्ग टर्म बना देगा। वेलकम टू द नेक्स्ट ऑथर, एक ऐसा चैनल जहां हम सिर्फ किताबें नहीं पढ़ते, बल्कि उन किताबों की थिंकिंग को अपनी जिंदगी में उतारते हैं। तो रेडी हो जाइए, क्योंकि आज हम सीखेंगे कैसे शॉर्ट टर्म नॉइज को इग्नोर करके लॉन्ग टर्म गेम जीता जाता है। लेट्स बिगिन। यार, एक बात दिल से पूछूं, तूने कभी सोचा है कि कुछ लोग लाखों कमाते हैं, लेकिन फिर भी महीने के आखिर में पैसे की तंगी झेलते हैं? और कुछ लोग जिनकी इनकम बहुत ज्यादा नहीं होती, वो धीरे धीरे करोड़ों की वेल्थ बना लेते हैं। क्यों? क्या वो लोग ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं? क्या उनके पास कोई सीक्रेट ट्रिक होती है? नहीं भाई, असल रीजन ये है बिहेवियर। मॉर्गन हाउसल इस किताब में साफ कहते हैं, पैसे के मामले में सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि तू कितना स्मार्ट है, बल्कि इस पर कि तू कितना समझदार है। मतलब, फाइनेंस की दुनिया में हाई आईक्यू की जरूरत नहीं होती, बल्कि जरूरत होती है सही डिसीजंस लेने की, अपने इमोशंस को कंट्रोल करने की, और सबसे बड़ी बात, पेशेंस रखने की। देख, एक आदमी अगर 1 लाख रुपए महीने कमाता है, लेकिन हर महीने फ्लैशी चीजों पर खर्च करता है, न्यू गैजेट्स, ब्रांडेड क्लोथ्स, दिखावे के लिए आउटिंग्स, तो वो चाहे जितना भी कमाए, हमेशा खाली जेब ही रहेगा। और दूसरी तरफ, एक इंसान जिसकी इनकम मॉडरेट है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा सेव करता है, सोच समझकर खर्च करता है, तो कुछ सालों में वो फाइनेंशियल पीस पा सकता है। बात सिंपल है, स्मार्ट बनो, शो ऑफ मत करो। वॉरेन बफेट की बात करें, वो दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक है, पर उनकी कामयाबी का राज कोई सीक्रेट फॉर्मूला नहीं था। वो था डेकेड्स तक पेशेंस रखना, मार्केट में पैनिक ना करना, और कंपाउंड इंटरेस्ट को अपना दोस्त बना लेना। उन्होंने कभी लक्सुरी लाइफस्टाइल का दिखावा नहीं किया। वो आज भी पुराने घर में रहते हैं, सिंपल खाना खाते हैं, बिकॉज उनके लिए वेल्थ दिखाने की चीज नहीं, बल्कि फ्रीडम का जरिया है। अब सवाल उठता है, हम क्या करें? सबसे पहले, इमोशनल डिसीजन से बचो। मार्केट गिरा, पैनिक मत करो। किसी और ने नया आईफोन लिया, जेलस मत हो। किसी फ्रेंड के पास बड़ी गाड़ी है, तो यूज इंस्पायर होंडू, पार खुद को फोर्स मत करो। हर बार सोचो, क्या ये खर्च तेरे लॉन्ग टर्म गोल के खिलाफ तो नहीं? इन्वेस्टिंग और सेविंग सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं है, ये एक मेंटल गेम है, जहां जीतता वही है जो काम रहता है, कंसिस्टेंट रहता है, और चीजों को टाइम देता है। और हाँ, हर बार खुद को ये याद दिला, पैसा सिर्फ कमाना काफी नहीं है, उसे समझदारी से संभालना भी उतना ही जरूरी है। अंत में, फाइनेंशियली सक्सेसफुल बनने के लिए जीनियस बनना जरूरी नहीं है, बस खुद पर कंट्रोल रखना सीखो। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे, पैसा एक नंबर नहीं, तेरे बिहेवियर का रिजल्ट होता है। और जैसे मैंने कहा था, पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसे समझदारी से चलाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। अब सवाल उठता है, हम पैसा को कैसे समझें, और सबसे सही तरीका कौन सा है? तो यहाँ एक और बहुत पावरफुल बात मॉर्गन हाउसल कहते हैं, हर इंसान का पैसा चलाने का तरीका उसके अपने अनुभवों पर डिपेंड करता है। यानी हर कोई अपनी जिंदगी के बैकग्राउंड, स्ट्रगल्स और एक्सपीरियंसेस के हिसाब से सोचता है, और उसी सोच के आधार पर वो पैसे के साथ बिहेव करता है। तू नोटिस करेगा,
एक आदमी जो बचपन में गरीबी से गुजरा है, वो पैसे को लेकर बहुत कॉशियस रहेगा। वो हर डिसीजन से पहले 10 बार सोचेगा, क्योंकि उसने पैसों की तंगी देखी है। दूसरी तरफ, जिसने कभी फाइनेंशियल प्रॉब्लम फेस नहीं की, उसके लिए पैसा सिर्फ एक नंबर होगा। वो रिस्क लेने से नहीं डरेगा, इन्वेस्टमेंट्स को लाइटली लेगा, और दोनों अपने हिसाब से सही होंगे, क्योंकि वो अपने अपने नजरिए से सोच रहे हैं। इसलिए मॉर्गन एक और इंटरेस्टिंग बात कहते हैं, डोंट जज अदर्स फॉर हाउ दे मैनेज मनी, बिकॉज यू हैवंट लिव्ड देयर फाइनेंशियल लाइफ। सिंपल वर्ड्स में, अगर कोई रिस्क नहीं लेता तो जरूरी नहीं कि वो डरपोक है। शायद उसने कभी किसी अपने को पैसों के कारण बर्बाद होते देखा है। और अगर कोई बोल्ड इन्वेस्टमेंट्स करता है तो जरूरी नहीं कि वो ओवर कॉन्फिडेंट है। शायद उसे लक ज्यादा सपोर्ट करती रही है। इसलिए जब बात फाइनेंस की आती है तो कोई एक परफेक्ट तरीका नहीं होता। हर किसी का मनी माइंडसेट अलग होता है, क्योंकि हर किसी की लाइफ स्टोरी अलग होती है। जैसे किसी ने 2008 का मार्केट क्रैश देखा है तो वो आज भी मार्केट से ही डर जाता है। लेकिन जो नया इन्वेस्टर है, उसने सिर्फ ग्रोथ हाई देखी है तो वो ज्यादा कॉन्फिडेंट होगा। मतलब ये कि नॉलेज शेयर्ड हो सकती है, पर फाइनेंशियल एक्सपीरियंस वो पूरी तरह पर्सनल होता है। और इसी वजह से हमें दूसरों के पैसों के फैसलों को लेकर जजमेंटल नहीं होना चाहिए। इंस्टेड हमें समझना चाहिए कि जो भी इंसान जहां खड़ा है वो अपने अनुभवों का रिजल्ट है। और ये बात क्यों जरूरी है? क्योंकि जब तू अपनी जर्नी शुरू करता है तो कंपैरिजन का जाल बहुत जल्दी पकड़ लेता है। वो बंदा क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके अमीर बन गया, उसने स्टॉक मार्केट से इतना कमा लिया, मुझे भी जल्दी कुछ करना चाहिए। पर भाई याद रख, तेरी लाइफ, तेरे अनुभव, तेरी प्रायोरिटीज ये किसी और से मैच नहीं करती। इसलिए पैसा संभालने का सबसे पहला रूल है, अपने खुद के अनुभवों को पहचानो और उसी के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाओ। क्योंकि जैसे बिहेवियर एक इंसान की पहचान है, वैसे ही उसका फाइनेंशियल बिहेवियर उसकी स्टोरी का रिफ्लेक्शन होता है। और जैसे मैंने कहा, तेरी लाइफ, तेरे अनुभव, तेरी प्रायोरिटीज ये किसी और से मैच नहीं करती। इसलिए पैसा संभालने का सबसे पहला रूल है, अपने खुद के अनुभवों को पहचानो और उसी के हिसाब से स्ट्रैटेजी बनाओ। क्योंकि जैसे बिहेवियर एक इंसान की पहचान है, वैसे ही उसका फाइनेंशियल बिहेवियर उसकी स्टोरी का रिफ्लेक्शन होता है। और यही जगह है जहां एक चीज सबसे ज्यादा मायने रखती है, धैर्य, पेशेंस। क्योंकि जब हर किसी का सफर अलग है तो एक चीज जो हर जर्नी में कॉमन हो सकती है, वो है लगे रहना, बिना हड़बड़ी के, बिना कंपैरिजन के। मॉर्गन हाउसल साफ कहते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का असली सीक्रेट ये नहीं है कि तुम कितनी जल्दी पैसा बना लेते हो, बल्कि ये है कि तुम बोर होने के बावजूद भी उस प्रोसेस के साथ बने रहते हो। फाइनेंशियल वर्ल्ड में पेशेंस का मतलब सिर्फ इंतजार करना नहीं होता, बल्कि डिसिप्लिन के साथ वेट करना होता है। जब मार्केट ऊपर नीच हो रहा हो, जैब दूसरे लोग जल्दी रिजल्ट ला रहे हों, जैब लगता हो कुछ हो हाई नहीं रहा, तब भी अपने प्लान पर टिके रहना, यही असली धैर्य है। क्योंकि शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट ती है, पार लॉन्ग टर्म रिचनेस छुपकर बनती है। सिप बाय सिप, ईयर बाय ईयर, बोरिंग दिखने वेल डिसीजन से। और सबसे बड़ी बात, पेशेंस फ्री है, लेकिन बहुत कम लोग अफोर्ड कर पाते हैं। क्योंकि हम सबको क्विक सक्सेस चाहिए, फास्ट रिटर्न्स चाहिए, शॉर्टकट चाहिए। लेकिन मॉर्गन के वर्ड्स में, गेटिंग रिच इज वन थिंग, स्टेइंग रिच इज अनदर। और स्टेइंग रिच का फाउंडेशन होता है पेशेंस। और जब पेशेंस की बात होती है तो सबसे बड़ा रीजन जो हमें धैर्य रखने के लिए इंस्पायर करता है, वो है कंपाउंडिंग। हाँ, वही कंपाउंडिंग जो दिखने में सिंपल है, लेकिन असल में एक ऐसा फाइनेंशियल जादू है जो धीरे धीरे काम करता है और फिर एक दिन ऐसा असर दिखाता है जो सबको हैरान कर देता है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, कंपाउंडिंग इज नॉट इंट्यूटिव, इट्स इनविजिबल एट फर्स्ट,
then feels unbelievable later. अब ध्यान से सुनो। मान लो तुमने 10,000 रुपए महीने की सिप शुरू की। हर महीने वही बोरिंग 10,000 रुपए, ना कुछ एक्साइटिंग, ना जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव। लेकिन अगर तुमने इसे 30 साल तक जारी रखा तो सिर्फ 36 लाख रुपए डालकर तुम बना सकते हो 2 रुपए करोड़ से भी ज्यादा, अज्यूमिंग अ कंपाउंडिंग रिटर्न ऑफ 12%। क्या किया तुमने? कुछ नहीं, बस लगे रहे, हर महीने थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट किया और कंपाउंड इंटरेस्ट ने अपना मैजिक दिखा दिया। प्रॉब्लम क्या है? कंपाउंडिंग बोरिंग होती है। पहले 5-10 सालों में ऑलमोस्ट कुछ दिखाई नहीं देता, रिटर्न कम लगते हैं, ग्रोथ स्लो लगती है और इसी वजह से लोग बीच में हार मान लेते हैं। सोचते हैं क्या फायदा, इतना टाइम लग रहा है। और यही गलती उन्हें उस पॉइंट तक पहुंचने से रोक देती है जहां कंपाउंड इंटरेस्ट एक्सप्लोसिव ग्रोथ दिखाता है। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल सुनो। वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स में से एक। उनकी नेट वर्थ का ऑलमोस्ट 95% हिस्सा उन्होंने 60 की उम्र के बाद बनाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने इन्वेस्टिंग की शुरुआत 11 साल की उम्र में की थी और 80 साल से ज्यादा का समय कंपाउंडिंग को दिया। वो कहते हैं, माई वेल्थ हैज कम फ्रॉम अ कॉम्बिनेशन ऑफ लिविंग इन अमेरिका, सम लकी जीन्स एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो भाई, बफेट ने कोई सीक्रेट स्टॉक नहीं पकड़ा, उन्होंने बस टाइम और पेशेंस दिया और कंपाउंडिंग ने अपना काम कर दिखाया। कंपाउंडिंग एक सीड की तरह होती है। तुम यूज डेली पानी देते हो, धूप मिलती है, बट वो एक दिन में पेड़ नहीं बनता। वो सालों तक नींव बनाता है, रूट्स डेवलप करता है और जब ग्रो करता है तो एक नहीं 100 पेड़ उगाता है। पर दिक्कत यहाँ है, आज का वर्ल्ड फास्ट रिजल्ट चाहता है। लोग बोलते हैं 10x रिटर्न चाहिए, क्रिप्टो से ओवरनाइट मिलियनर बनना है, शॉर्टकट्स डू। और कंपाउंडिंग क्या कहती है? टाइम दो, मैं तुमको वो दूंगी जो कोई शॉर्टकट नहीं दे सकता। तो अगर तुम जेन्युइनली रिच बनना चाहते हो, सिर्फ एक हाई रूल याद रखो, स्टार्ट अर्ली, स्टे कंसिस्टेंट एंड गिव टाइम। कंपाउंडिंग तुम्हारे लिए वो कर देगी जो हार्ड वर्क और हसल भी अकेला नहीं कर सकता। और हाँ, कंपाउंडिंग पे यकीन तभी कर पाओगे जब तुम पेशेंस सीख चुके हो, क्योंकि कंपाउंडिंग और पेशेंस ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और अब सवाल उठता है, अगर कंपाउंडिंग इतना पावरफुल है तो इसे बर्बाद कौन करता है? कौन सी वो चीज है जो कंपाउंडिंग के फ्लो को तोड़ देती है? यही लेकर चलता है हमें अगले पॉइंट की तरफ। और तो जैसे मैंने कहा, कंपाउंडिंग पेशेंस मांगता है और पेशेंस तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक इंसान को ये क्लैरिटी ना हो कि मुझे आखिर चाहिए कितना। और वहीं पे आता है अगला सबसे जरूरी प्रिंसिपल, इनफ कहना सीखो। क्योंकि जो इंसान बस बहुत हुआ नहीं कह पाता, वो दौड़ता ही रहता है बिना ये समझे कि वो आखिर जा कहाँ रहा है। अब एक सच्ची कहानी सुनो। 2008 के फाइनेंशियल क्राइसिस से ठीक पहले लेमन ब्रदर्स के एक एक्स एग्जीक्यूटिव का नाम सामने आया, रिचर्ड फुल्ड। उनकी पर्सनल नेट वर्थ थी करीब $500 मिलियन। सोचो, आधा अरब डॉलर। एक आम इंसान तो जिंदगी भर में उसका 1% भी नहीं बना पाता। लेकिन फुल्ड रुक नहीं पाए, उन्हें और ज्यादा चाहिए था। मोर पावर, मोर मनी, मोर स्टेटस। रिजल्ट, ग्रीड ने उन्हें रिस्क लेने पर मजबूर किया और लेमन ब्रदर्स की कोलैप्स के साथ उनकी पूरी एम्पायर भी गिर गई। वो सब कुछ खो बैठे जो उन्होंने सालों में बनाया था। ज्यादा के चक्कर में सब कुछ खो देना, ये सबसे बड़ा फाइनेंशियल रिस्क है। और ये सिर्फ बिलियनर्स के साथ नहीं होता, ये आम आदमी के साथ हर रोज होता है। सोचो, EMI पे गाड़ी, क्रेडिट कार्ड पे लेटेस्ट आईफोन, सबसे फैंसी डिनर, म्यूचुअल फंड के साथ क्रिप्टो के साथ ऑप्शंस ट्रेडिंग। क्यों? बिकॉज हम कह नहीं पाते ये मेरे लिए इनफ है।
मॉर्गन हाउसल एक बहुत पावरफुल लाइन बोलते हैं, देयर इज नो रीजन टू रिस्क वॉट यू हैव एंड नीड फॉर वॉट यू डोंट हैव एंड डोंट नीड। मतलब, अगर तुम्हारे पास पीस है, कंफर्ट है, स्टेबिलिटी है, तो क्यों उसे उन चीजों के लिए रिस्क पर डाल रहे हो जिनकी सिर्फ दिखावे के लिए जरूरत है। अब जरा सोचो, एक टीचर 50,000 रुपए कामा कर भी खुश है और एक सीईओ 5 रुपए लाख कामा कर भी स्ट्रेस में है। क्यों? क्योंकि पहला इंसान जानता है कि उसे कितना चाहिए और दूसरा इंसान कभी रुकता ही नहीं। उसे और चाहिए और चाहिए और चाहिए, और इस और की आग कभी नहीं बुझती। तो भाई, जब तक हम इनफ नहीं कहेंगे, तब तक हम फ्रीडम एक्सपीरियंस हाई नहीं कर सकते। पैसा कमाने का मतलब है पीस, नॉट प्रेशर। एंड फ्रीडम का मतलब है मैं खुद डिसाइड करता हूं कि मुझे और नहीं चाहिए। जब कोई इन्वेस्टर कंपाउंडिंग के चक्कर में बस थोड़ा और थोड़ा और करता है, तो वो कभी एग्जिट नहीं कर पाता और कभी कभी पूरा पैसा क्रैश में उड़ जाता है। इसलिए सच्चा स्मार्ट इन्वेस्टर वही है जो कंपाउंडिंग को टाइम देता है, लेकिन एक लेवल के बाद क्लियरली कह देता है, बस अब ये मेरे लिए इनफ है। तो जैसा मैंने कहा, जब तक इंसान बस बहुत हुआ नहीं कहता, वो एक ऐसी दौड़ में फंसा रहता है जिसका कोई रील एंड पॉइंट होता ही नहीं। लेकिन इस दौड़ में एक और चीज है जो ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, वो है किस्मत और खतरा, लक और रिस्क। मॉर्गन हाउसल एक बहुत कड़वा लेकिन जरूरी सच सामने रखते हैं, नथिंग इज एज गुड और एज बैड एज इट सीम्स। एवरी आउटकम इन लाइफ इज इन्फ्लुएंस्ड बाय फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल, लक एंड रिस्क। मतलब ये कि ना तो हर सक्सेस सिर्फ तुम्हारी मेहनत का नतीजा होती है और ना ही हर फेलियर सिर्फ तुम्हारी गलती। अब सुनो, ये बात एक रियल लाइफ स्टोरी से समझो। बिल गेट्स, हर कोई मानता है कि वो एक विजनरी थे। माइक्रोसॉफ्ट बनाया, दुनिया बदली। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि बिल गेट्स जिस स्कूल, लेकसाइड स्कूल में पढ़े, वो उस समय दुनिया के सिर्फ कुछ स्कूल्स में से एक था जहां बच्चों को कंप्यूटर एक्सेस दिया गया था। सोचो, अगर गेट्स किसी नॉर्मल स्कूल में होते जहां कंप्यूटर 10 साल बाद आता, तो क्या माइक्रोसॉफ्ट वैसा ही बनता? शायद नहीं। तो क्या गेट्स जीनियस द? यस। लेकिन क्या उनका स्कूल एनवायरनमेंट भी एक बड़ा लक फैक्टर था? एब्सोल्युटली। और दूसरी तरफ देखो, सैम स्कूल से एक और लड़का निकनिक भी था। वो भी गेट्स का फ्रेंड था, उतना हाई इंटेलिजेंट, उतना हाई पैशनेट। लेकिन एक एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो गई और दुनिया उसका नाम तक नहीं जानती। सैम स्कूल, सैम एनवायरनमेंट, सैम टैलेंट। फिर भी रिजल्ट टोटली अलग। क्यों? लक और रिस्क। हमारी प्रॉब्लम क्या है? जब हम सक्सेस पाते हैं, हम बोलते हैं मैं हाई मास्टरमाइंड हूं, और जब फेल होते हैं तो बोलते हैं दुनिया अनफेयर है। लेकिन ट्रूथ दोनों केसेस में होता है, लक भी था, रिस्क भी था। तो मॉर्गन हाउसल एक मैच्योर थिंकिंग सिखाते हैं, बी केयरफुल हु यू एडमायर एंड बी केयरफुल हु यू क्रिटिसाइज, बिकॉज आउटकम्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय मोर देन जस्ट एफर्ट। यानी अगर किसी ने बहुत पैसा बना लिया तो सिर्फ उसका फॉर्मूला कॉपी करके आप भी वैसा कर पाओगे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और अगर कोई फेल हुआ है तो जरूरी नहीं कि वो बेवकूफ था, शायद बस उसकी किस्मत उस दिन साथ नहीं थी। इसलिए सही सोच क्या है? अपने एफर्ट्स पर फोकस करो, डिसिप्लिन बना के रखो, लेकिन रिजल्ट के ऑब्सेशन में मत फंसो, क्योंकि रिजल्ट हमेशा 100% आपके कंट्रोल में नहीं होता। लक और रिस्क हमेशा गेम में रहते हैं, उन्हें इग्नोर करना मूर्खता है और उन्हें समझना समझदारी। और भाई, जब तू इस थिंकिंग को एक्सेप्ट करता है तो तुझमें ह्यूमिलिटी आती है, ग्रैटिट्यूड आता है, और तू दूसरों के सक्सेस या फेलियर को जज करना छोड़ देता है। और शायद यही माइंडसेट तुझे लॉन्ग रन में ज्यादा पीसफुल और स्टेबल बनाता है
फाइनेंशियली और इमोशनली दोनों। हर सफलता में लक और हर नाकामी में रिस्क का भी हिस्सा होता है, लेकिन एक चीज ऐसी है जो ना लक से बनती है और ना ही रिस्क से टूटती है, वो है रियल वेल्थ। और मॉर्गन हाउसल एक बहुत हाई पावरफुल पॉइंट उठाते हैं, वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। मतलब जो चीजें तुमने नहीं खरीदी वही तुम्हारी असली दौलत है। अब सोचो, आज के जमाने में अमीर कौन लगता है? जिसके पास महंगी कार है, डिजाइनर कपड़े हैं, वीकेंड गोवा ट्रिप्स की इंस्टा स्टोरीज हैं। सोसाइटी कहती है वाओ सो रिच। लेकिन मॉर्गन बोलते हैं ये सब चीजें रिच दिखने के टूल्स हैं, ना कि रिच होने के। एक रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन सुनो। कई बार हम किसी को देखते हैं, शाइनी क्लोथ्स, लग्जरी वॉच, इंपोर्टेड परफ्यूम, सोशल मीडिया पर फुल ऑन लाइफस्टाइल, और हमते हैं भाई कितना सक्सेसफुल है। लेकिन पीछे की कहानी, ईएमआईज, क्रेडिट कार्ड डेट, सैलरी टू सैलरी लिविंग, नो सेविंग्स। और वही कोई दूसरा इंसान जो सिंपल कपड़े पहनता है, ना शो ऑफ करता है, पर क्वाइटली हर महीने 30,000 इन्वेस्ट करता है और 5 साल से ज्यादा से अपनी वेल्थ बना रहा है। वो शायद रियल वेल्थ ही है, लेकिन हमें दिखता नहीं। क्यों? क्योंकि वो दिखा नहीं रहा, वो बना रहा है। मॉर्गन एक सिंपल एग्जाम्पल देते हैं। अगर कोई इंसान 2 रुपए करोड़ की गाड़ी खरीदता है, तो अब उसके पास 2 रुपए करोड़ नहीं है, वो खर्च हो चुके हैं। उसने अमीरी दिखा दी पर वेल्थ घटा ली। वहीं जिसने वो पैसे सेव किए, इन्वेस्ट किए, उसके पास कुछ दिखाने के लिए नहीं है, लेकिन उसके पास फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर एक और कदम जरूर है। रियल वेल्थ वही है जो बची हुई है, जो इमरजेंसी में काम आएगी, जो तुम्हें चॉइसेस देगी, जो तुम्हें मजबूरी में नहीं, खुशी में जीने का हक देगी। अब सोचो भाई, तू एक क्राउडेड मेट्रो में सफर कर रहा है और तेरे पास 10 लाख रुपए एफडी में रखे हैं। शायद लोग तुझे नॉर्मल समझे, लेकिन उसी भीड़ में एक बंदा आईफोन 15, एयरपॉड्स, डिजाइनर बैग लेके खड़ा है, लेकिन उसके बैंक अकाउंट में 5,000 रुपए भी नहीं है। दिखने और होने का डिफरेंस समझा? इसलिए मॉर्गन का मैसेज क्लियर है, स्पेंडिंग मनी टू शो पीपल हाउ मच मनी यू हैव इज द फास्टेस्ट वे टू हैव लेस मनी। मतलब अगर तुम सिर्फ दिखाने के लिए खर्च कर रहे हो, तो तुम धीरे धीरे खुद को उस फ्रीडम से दूर कर रहे हो जिसके लिए तुमने पैसा कमाना शुरू किया था। रियल वेल्थ एक साइलेंट वॉरियर की तरह होती है, दिखती नहीं, बस अंदर से मजबूती देती है। और जब तक आप उसका मीनिंग नहीं समझते, आप अपने पैसे के साथ दोस्ती नहीं बना पाते। तो जैसा मैंने कहा, वेल्थ वो है जो तुमने खर्च नहीं किया, जो दिखता नहीं, वही तुम्हारी असली फाइनेंशियल ताकत है। लेकिन अब सवाल उठता है, अगर पैसा बचाया ही असली दौलत है, तो बचाना आता कितनों को है? और यही आता है अगला प्रिंसिपल। पैसा कमाना एक कला हो सकती है, लेकिन उसे बचाना और संभालना, ये एक पूरी स्किल है। आजकल हर कोई कमाई की बात करता है। साइड हसल करो, फ्रीलांसिंग सीखो, स्टार्टअप शुरू करो, क्रिप्टो से पैसा बनाओ। और हाँ, ये सब वैल्यूएबल बातें हैं। पैसा कमाना जरूरी है, बिना कमाई के कोई वेल्थ नहीं बनती। लेकिन सिर्फ कमाना काफी नहीं है। कमाई एक कला है, पर संभालना एक परिपक्वता है। रियल लाइफ एग्जाम्पल लो। 2 दोस्त हैं, दोनों की सैलरी 1 लाख रुपए प्रति महीना है। पहला दोस्त हर महीने लक्जरी खाना, वीकेंड ट्रिप्स, गैजेट्स में खर्च कर देता है। क्रेडिट कार्ड फुल यूज, ईएमआई फुल लोड। दूसरा दोस्त वही 1 लाख रुपए कमाता है, लेकिन वो 40,000 हर महीने इन्वेस्ट करता है। सिप, इमरजेंसी फंड, रिटायरमेंट प्लानिंग। 10 साल बाद पहले वाला वही जॉब करता रहेगा, स्ट्रेस में रहेगा और कमाउंड। दूसरा वाला अपनी वेल्थ बिल्ड कर चुका होगा, क्योंकि उसे पैसा चलाना आता है, सिर्फ कमाना नहीं।
मॉर्गन हाउसल इस फर्क को बड़े ही शांत शब्दों में समझाते हैं। बिल्डिंग वेल्थ हैज लिटिल टू डू विद योर इनकम और इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स एंड लॉट्स टू डू विद योर सेविंग्स रेट। यानी तुम कितना कमा रहे हो या मार्केट कितना रिटर्न दे रहा है, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना ये कि तुम कितना बचा पा रहे हो। इसलिए अगर आप सच में फाइनेंशियली स्ट्रांग बनना चाहते हो तो सवाल बदलो, मैं कितना कमा रहा हूं से मैं कितना बचा पा रहा हूं पर शिफ्ट करो। अब जरा सोचो, अमिताभ बच्चन, माइक टायसन, कुछ बॉलीवुड स्टार्स, इन्होंने करोड़ों कमाए थे लेकिन बचाया कुछ नहीं। और एक समय ऐसा आया जब इनको लोन और क्राइसिस का सामना करना पड़ा। क्या उन्हें पैसे काम ना आता था? हाँ। क्या उन्हें पैसे को बचाना और संभालना आता था? नहीं। यही रियलिटी है भाई। कमाने की कला तो कई लोग सीख जाते हैं लेकिन संभालने की समझ बहुत कम लोगों में होती है, क्योंकि संभालने के लिए चाहिए डिसिप्लिन, बोरिंग डिसीजंस, लॉन्ग टर्म माइंडसेट और सबसे ज्यादा ईगो को कंट्रोल करना। और यही स्किल आपको एक नॉर्मल इनकम में भी वेल्थ बना सकती है। और इसी स्किल के बिना हाई इनकम वाले लोग भी एक दिन खाली हाथ रह जाते हैं। तो भाई, अगली बार जब किसी को देखकर लगे कि ये कितना कमा रहा है, तो खुद से पूछना, क्या वो उतना ही बचा भी पा रहा है? क्योंकि लास्ट में वेल्थ वही है जो तुमने बचाया है, ना कि जो कमाया और खर्च कर दिया। और तो जैसे मैंने कहा, पैसा कमाना आर्ट है और उसे बचाना एक रेयर स्किल। लेकिन जिंदगी सिर्फ बचाने से नहीं चलती, वो बदलती भी रहती है और उसी के साथ बदलना सीखना पड़ता है। और यही सिखाता है नेक्स्ट मूल्य। अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को टाइम के साथ अपडेट करना जरूरी है। जो आज काम कर रहा है जरूरी नहीं कि वही कल भी काम करे। रियल लाइफ का एक सिंपल सा एग्जाम्पल लो। एक लड़का अपनी नौकरी की शुरुआत में हर महीने 5,000 रुपए सिप करता है। 5 साल तक वो लगातार इन्वेस्ट करता है। परफेक्ट डिसिप्लिन, परफेक्ट कंसिस्टेंसी। लेकिन 5 साल बाद उसकी सैलरी बढ़ती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ती हैं। शादी, घर, बच्चे, शायद लोन भी। अब अगर वो अब भी 5000 मंथ हाई इन्वेस्ट कर रहा है, तो क्या ये स्मार्ट प्लानिंग है? नहीं, ये वही सोच है जो चेंज को इग्नोर करती है और प्लान को रिजिड बना देती है। मॉर्गन हाउसल एक बार फिर याद दिलाते हैं, लॉन्ग टर्म प्लानिंग इज इंपॉर्टेंट, बट योर एबिलिटी टू एडजस्ट दैट प्लान इज व्हाट डिसाइड्स योर सर्वाइवल। मतलब, प्लान बनाना जरूरी है, लेकिन उस प्लान को समय के साथ अपग्रेड करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। और ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्लानिंग पे अप्लाई नहीं होता, ये हर लेवल पे काम करता है। जॉब चेंज करनी है या बिजनेस स्टार्ट करना है, इमरजेंसी फंड बड़ा करना है, रिस्क टॉलरेंस बदल गया है, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी आई है, मार्केट कंडीशन हाई चेंज हो गई है, इन्फ्लेशन ने रियल रिटर्न्स को इम्पैक्ट किया है। हर नए मोड़ पर आपकी सोच, आपकी प्रायोरिटीज, आपकी जरूरतें बदलती हैं। और अगर आपका प्लान सैम का सैम है, तो वो प्लान नहीं, एक बोझ बन जाता है। एक और रियल लाइफ ऑब्जर्वेशन, कोविड-19 के टाइम पे कितने लॉग ऑन की इनकम अचानक बंद हो गई। जो लोग सिर्फ शॉर्ट टर्म सैलरी पे डिपेंड करते थे, उनके पास ना इमरजेंसी फंड था, ना फ्लेक्सिबिलिटी। और जो लॉग ऑन ने पहले से फाइनेंशियल कुशन्स रेडी रखे थे या टाइमली प्लान अपडेट किया था, वो आज क्राइसिस से संभल गए। यही फर्क होता है एक रिजिड और एक फ्लेक्सिबल इन्वेस्टर में। फाइनेंशियल वर्ल्ड एक रिवर की तरह है, हर साल उसका फ्लो बदलता है, उसकी स्पीड बदलती है। अगर बोट आने वाला सिर्फ पुराना नक्शा देखता रहा तो वो डायरेक्शन खो देगा। इसलिए जरूरी है, बी स्टबर्न विद योर गोल्स बट फ्लेक्सिबल विद योर मेथड्स। यानी फाइनेंशियल फ्रीडम आपका गोल हो सकता है, लेकिन आज तक पहुंचने का रास्ता मार्केट, जिंदगी और खुद की प्रायोरिटीज के हिसाब से एडजस्ट होना चाहिए। और भाई,
ये माइंडसेट सिर्फ पैसा नहीं बचाता, ये मेंटल पीस भी देता है। क्योंकि जब आप चेंज एक्सेप्ट हैं तो आप पैनिक नहीं करते, आप प्रिपेयर रहते हैं। तो जैसा मैंने कहा, जिंदगी बदलती है, प्रायोरिटीज बदलती हैं, और इसी वजह से फाइनेंशियल प्लानिंग को भी टाइम के साथ बदलते रहना पड़ता है। लेकिन भाई, प्लान बदलना और प्लान छोड़ देना, ये दोनों अलग चीजें हैं। कभी कभी हम छोटी छोटी मार्केट मूवमेंट्स देखकर इतना घबरा जाते हैं कि हम अपनी लॉन्ग टर्म थिंकिंग को ही पीछे छोड़ देते हैं। और यहीं पे आता है अगला मूल्य। लॉन्ग टर्म सोचो, शॉर्ट टर्म नॉइज से मत घबराओ। फाइनेंशियल जर्नी किसी सीधी लाइन की तरह नहीं होती, वो एक रोलर कोस्टर होती है। मार्केट कभी चढ़ेगा, कभी गिरेगा, कभी 3 दिन में 5% ऊपर जाएगा और फिर एक हफ्ते में नीचे आ जाएगा। और हम क्या करते हैं? हर गिरावट पे पैनिक, हर उछाल पे ओवर कॉन्फिडेंस। पर सच क्या है? शॉर्ट टर्म मूव्स सिर्फ नॉइज होते हैं, पर लॉन्ग टर्म रिटर्न्स वो रिवॉर्ड होते हैं। अब एक रियल लाइफ एग्जाम्पल सुनो। सेंसेक्स, इंडिया का प्राइमरी इंडेक्स, 2008 में क्रैश हुआ। लोगों ने कहा मार्केट खत्म हो गया। 2013 में स्लो डाउन आया, पैनिक फिर शुरू। 2020 में कोविड के टाइम पे क्रैश, लोग डर के मारे सिप्स बंद करने लगे। लेकिन जो लोग रुके रहे, उन्होंने देखा कि 2023 तक सेंसेक्स 4x से ज्यादा ग्रो कर चुका था। यानी जो रुके उन्होंने कमाया, जो डरे उन्होंने गवाया। मॉर्गन हाउसल एक ब्रिलियंट लाइन ते हैं, वॉलेटिलिटी इज द प्राइस ऑफ एडमिशन। इफ यू वांट लॉन्ग टर्म रिटर्न्स, यू हैव टू पे दैट शॉर्ट टर्म फियर टैक्स। मतलब, अगर आप मार्केट के रिटर्न चाहते हो तो आपको मार्केट का डर, गिरावट और उलझन भी एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। शॉर्ट टर्म पेन इज द प्राइस ऑफ लॉन्ग टर्म गेन। और भाई, ये सिर्फ मार्केट की बात नहीं है, ये जिंदगी के हर हिस्से में लागू होता है। हेल्थ, आज एक्सरसाइज बोरिंग लगेगी, बट 10 साल बाद वही तुम्हें बीमारी से बचाएगी। रिलेशनशिप्स, आज लड़ाई होगी, मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, बट अगर तुम कंसिस्टेंट हो तो वही रिलेशनशिप गहराई में बदलती है। करियर, आज प्रमोशन नहीं मिला, बट अगर तुम स्किल बिल्ड करते रहोगे तो ग्रोथ आएगी। सैम गोज फॉर इन्वेस्टिंग, अगर तुम हर गिरावट पर डरते रहोगे तो कभी कंपाउंड करने का चांस ही नहीं मिलेगा। पेशेंस और कंसिस्टेंसी सिर्फ बसवर्ड्स नहीं है, ये फाइनेंशियल फ्रीडम के पिलर्स हैं। तो जब अगली बार मार्केट गिरता दिखे या कोई बोले भैया सब बेच दो, क्रैश आ गया, तो एक सेकंड के लिए रुकना और खुद से पूछना, क्या मेरा रीजन इन्वेस्ट करने का बदल गया है या सिर्फ मेरा मूड चेंज हो रहा है? अगर रीजन सैम है तो होल्ड करो, इग्नोर करो और आगे बढ़ो। लॉन्ग टर्म ने वाला इंसान मार्केट का नहीं, माइंडसेट का प्लेयर होता है और वही लॉन्ग रन में जीतता है। तो दोस्तों, मार्केट हमेशा हिलेगा, कभी ऊपर, कभी नीचे, लेकिन जो इंसान अपने सोच को लॉन्ग टर्म बनाता है वही गेम बदलता है। पेशेंस रखना बोरिंग लग सकता है, लेकिन इसी बोरिंग कंसिस्टेंसी में ही असली मैजिक छुपा होता है। तो अगली बार जब आसपास से डर की आवाजें आएं, तो याद रखना, नॉइस को म्यूट करो और अपने विजन पर फोकस रखो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आप ऐसे ही डीप और रील किताबों के इनसाइट्स हर हफ्ते चाहते हैं, तो द नेक्स्ट ऑथर को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, नीचे लाइक का वो छोटा सा बटन, वो हमारे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, एक नई सोच, एक नई किताब और एक नए नजरिए के साथ। टिल देन, सोचो मत, सीखो, समझो और आगे बढ़ो।